हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस टॉपिक में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हम हेलोइरीन्स और एरिल हैलाइड्स पढ़ने जा रहे हैं। हेलोइरीन्स को एरिल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। अब जहाँ तक इसके नॉमेनक्लेचर की बात आती है, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हो या ब्रोमीन लगा हो या आयोडीन लगा हो तो इसका नाम क्या होगा। अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडोबेंजीन के नाम से जाना जाएगा। तो आपको आगे भी अगर मान लीजिए इस तरह से लगा हो कि किसी कंपाउंड पर ये टॉल्वीन होता, टॉल्वीन आप जानते हो, अगर बेंजीन के ऊपर केवल और केवल CH3 ग्रुप लगा हो तो इसको हम टॉल्वीन कहते हैं। ये Cl ना लगा हो, जो आपके स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है मुझे ये Cl छुपाने के बाद, तो ये टॉल्वीन है। जहाँ पे टॉल्वीन लगा है वहीं से गिनती शुरू होगी, यहाँ से क्लॉकवाइज गिनती शुरू हम करते हैं। ये वाला कोने वाला कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 पे आपने देखा कि यहाँ से शुरू होती है, ये जहाँ से जुड़ा होता है वहाँ से 1 1 2 3 4 5 6। फिर से जानिए, जहाँ से टॉल्वीन लगा है उस वाले कार्बन को 1 नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो 1 अगर यहाँ हुआ तो 2 पे क्लोरो लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पूरा टॉल्वीन। अब ये जो पड़ोसी वाला है इसको ऑर्थो के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अगर कहीं पर कॉमन नेम की बात आएगी तो इसी का नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन। ऑर्थो पे क्लोरो लगा हुआ है, ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन। अब इसके पड़ोस में आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, अब की 3 पे क्लोरो लगा हुआ है तो IUPAC नेम हो जाएगा 3 क्लोरोटॉल्वीन। वहीं पर नेक्स्ट टू पड़ोस के जस्ट बगल वाली पोजीशन जो होती है वो मेटा की होती है, तो इसका नाम हो जाएगा मेटाक्लोरोटॉल्वीन कॉमन नेम में। अगर आमने सामने है तो चौथा नंबर होगा 1 2 3 4 क्लोरोटॉल्वीन, और सामने वाले को, आमने सामने वाली पोजीशन को हम पैरा नाम से जानते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोटॉल्वीन। तो ये थोड़े से नॉमेनक्लेचर की बात हुई। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, कि किस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन करोगे। तो क्लोरोएरीन्स या ब्रोमोएरीन्स, आपने देखा कि अगर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरोएरीन या ब्रोमोएरीन वो डायरेक्ट हेलोजिनेशन से भी बनाई जा सकती हैं। तो हमारा जो पहला मेथड है डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अगर हम एरोमेटिक रिंग की डायरेक्ट हेलोजिनेशन करें तो भी हम आपकी हेलोएरीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो करना क्या होता है कि क्लोरोएरीन्स और ब्रोमोएरीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, कैन बी प्रिपेयर्ड। ये आपका ये है, आपने लिखा कि क्लोरोबेंजीन एंड द सेकेंड वन इज ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग, कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। कैसे करते हैं हम इसमें जरा देखते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक एज फॉलोज आपको लिखना है कि जब बेंजीन आपका, when benzene is chlorinated, this is your benzene, when benzene simple benzene, it is simple benzene is chlorinated, is react with Cl2 in presence of Lewis का बेस। लेविस का बेस यहाँ FeCl3 या AlCl3 दोनों काम कर सकते हैं। इस FeCl3 और AlCl3 का क्या काम है पूछा जाता है कि what is the role of FeCl3 और AlCl3 over here at temperature 310 to 320 केल्विन के आसपास जब हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये क्या करता है कि यहाँ पर लगे हुए हाइड्रोजन को हटा करके ये Cl आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक Cl आ जाता है और वो H और Cl निकल जाता है। तो अगर ये रिएक्शन होता है क्लोरोबेंजीन बन गया। वहीं पर अगर बेंजीन को आप रिएक्ट कराइए, ब्रोमिनेशन कराइए, Br2 से रिएक्ट कराइए, बिल्कुल इसी प्रोसेस से, लेकिन वहाँ पर आपने ले लिया FeBr3 और टेम्परेचर वही 310 से लेकर 320 केल्विन के बीच में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके एक कार्बन से, यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन लटके हुए हैं तो वो C6H6 होता है, आप जानते हो। तो वहाँ से कार्बन का हाइड्रोजन हटा करके वहाँ ब्रोमीन आ जाएगा और ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और दूसरा वाला जो ब्रोमीन बचा वो यहाँ से निकले हुए H के साथ मिल करके HBr अलग हो जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन कि हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करके भी हम हेलोएरीन बना सकते हैं।
लेकिन इसमें जो समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ FeCl3 और FeBr3 या AlCl3। तो ये के सारे ये सारे के सारे लेविस के एसिड हैं और इनका जो फंक्शन होता है, ये जो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, इनमें हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कराना होता है। हेट्रोलिटिक, अगर क्लोरीन और क्लोरीन Cl-Cl दो बॉन्ड है, अगर टूटेगा तब तो होमोजीनियस बॉन्ड फिजन होना चाहिए, और होमोजीनियस बॉन्ड फिजन होता है तो हमारा फ्री रेडिकल बनता है। लेकिन इसकी वजह से FeCl3 की वजह से यहाँ पे जो टूट पड़ती है, यहाँ पे जो ब्रेक होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, जिसकी वजह से एक आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट होता है Cl पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पे आकर के अटैक करता है, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो वहां पे अटैक करता है। कैसे करता है इसकी हम प्रोसेस समझेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे। तो नाउ लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज द रोल ऑफ FeCl3। तो जरा देखें यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें, इसी रिएक्शन के हम एक एक करके मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, किस तरह से ये मैकेनिज्म चलती है जो अभी अभी हुई है। यहाँ पर क्या होता है, आपका ने ये रिएक्शन लिखा कि आपका ये बेंजीन है और ये बेंजीन है सिंपल, और बेंजीन को क्लोरीन आपने क्लोरीनेशन करने जा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। टेम्परेचर आपने 310 से लेके 320 केल्विन के आसपास रखा, और बेंजीन के पर ये क्लोरीन आके लग गया और ये क्लोरोबेंजीन बन गया, और साथ में HCl निकल गया। लेकिन ये रिएक्शन होता क्या है, जो आपका स्टेप 1 होता है एक्चुअली, जरा देखते हैं हम कि इसके मैकेनिज्म में कैसे कैसे चलता है, क्या क्या चलता है। तो जो स्टेप 1 इसका होता है, वो स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, यहीं से समझ में आ जाएगा कि जैसे ही आपने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रोल है FeCl3 का। इस FeCl3 की जगह AlCl3 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, कैसे बनता है, जैसे ही ये Cl2 FeCl3 से रिएक्ट करता है, ये FeCl3 लेविस की एसिड है। लेविस की एसिड, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, वो लेविस की एसिड होती है। और यहाँ पे जो Cl-Cl है, उसमें से एक Cl ये इस तरह से बॉन्ड तोड़ता है, ये Cl का इस तरह से बॉन्ड तोड़ता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के पास आ जाएं, यानी ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करा देता है। और उस Cl को लेकर के ये खुशी खुशी FeCl4- बना लेता है और एक Cl पॉजिटिव बना लेता है, और ये और कुछ नहीं है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इसका नाम होता है क्लोरोनियम। आपने सोचा होगा कि क्या क्लोरीन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, और ये आपकी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको इलेक्ट्रॉन की खोज है। इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिलेगा, सबसे पहले आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रॉन ठीक ठाक मिलते हों। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस पे करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, और वहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो अब अगला जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन विल बी हेडिंग, और इस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में किस किस तरह से रिएक्शन होता है जरा हम बात करते हैं। जैसे ही आपकी ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन के समीप ये Cl पॉजिटिव जाएगा, तो ये Cl पॉजिटिव जाएगा तो आप ये Cl पॉजिटिव आकर के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के मॉलिक्यूल के, तो ये इजीली अवेलेबल रहेंगे। तो ये अपने आप को यहाँ पे अटैच करना चाहेगा। जब ये अटैच करेगा तो ये खुलेगा, और जब ये खुलेगा तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी लगा हुआ है ना, हर कोने पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हर जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो होगा क्या, ये प्रोसेस बहुत स्लो होगी, तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप तो होगी, वो कहने की बात नहीं है। होगा क्या साहब, होगा कि ये जो बेंजीन है आपकी, इस बेंजीन में इस बॉन्ड के साथ कुछ नहीं, इस बॉन्ड के साथ कुछ नहीं, ये दोनों बॉन्ड ऐसे ही, लेकिन ये बॉन्ड खुल करके Cl के साथ लग जाएगा। अब Cl के साथ लगा तो Cl के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, यानी ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे, जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे थे, जो इस कार्बन और इस कार्बन का था, ये दोनों के दोनों यहाँ पे चले गए, तो इसका पॉजिटिव साइन चला गया। लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ, इस वाले कार्बन का हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो ये जो डबल बॉन्ड था उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी चला गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया।
वहीं पे ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन था वो एज इट इज पड़ा हुआ है, ये वही हाइड्रोजन है जो दिख नहीं रहा था, यहाँ पड़ा हुआ है। अब होगा क्या साहब, होगा ये कि ये स्टेबलाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर उधर घूमेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बगल वाले बॉन्ड पे आकर के चला आएगा। और आपकी क्या कहानी होगी कि आपकी कहानी ये होगी कि ये आपका हेक्सागन है, यहाँ पे आपका H है और यहाँ पे आपका Cl है, ये जो है ये यहाँ चला गया, तो ये बॉन्ड यहाँ चला गया, इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, वो बॉन्ड यही है। लेकिन इस वाले कार्बन को नुकसान हुआ क्योंकि ये वाला अगर पलट करके यहाँ चला आ रहा है तो इसके पड़ोस में चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, इसके पड़ोस में तो डबल बॉन्ड है ही है, वो बॉन्ड है ही है। नुकसान इसका फायदा हुआ लेकिन नुकसान इसका हो गया। आपने क्लास 11th में इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा है। अगले स्टेप में ये हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। अगर ये ऐसा होगा तो आप देख रहे हो कि ये बेंजीन रिंग में आपका ये H है और ये आपका Cl है, और आपका जैसे ही ये यहाँ से यहाँ आएगा तो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये डीलोकलाइज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, और जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होगा उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होगा। तो आपने कहा ये अनस्टेबल है इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। अगर मैं इसकी एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो आप ये कहोगे कि इस बेंजीन रिंग में H और Cl ऐसे हैं और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से यहाँ तक टहल रहा है, इस तरह से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड टहल रहा है। अब क्या होगा, अब जो थर्ड स्टेप होगा स्टेप थ्री में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन मतलब वो आपका प्रोटोनेशन, इस डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, जो आपका H+ आयन है वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, इस पूरी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, इस पूरी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है। तो ये आपका H और ये आपका Cl, तो ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके चला जाएगा एज अ H+ आयन, इस तरह से चला जाएगा। तो जैसे ही ये एज अ H+ आयन जाएगा तो क्यों गया वो, क्योंकि FeCl4 इसके नज़दीक आएगा, और इससे वो जो Cl- शुरू में इसने ले लिया था वो FeCl4 इसको Cl- दे देगा और HCl बना देगा, और खुद FeCl3 के रूप में ही पड़ा रहेगा। यानी वो तो खुद FeCl3 के रूप में पड़ा ही है, वो FeCl3 अपना जो Cl- लिया था उसने Cl- दे दिया क्योंकि H+ गया, और ये वाला बॉन्ड इसको वापस मिल गया। तो इस बेंजीन के पास वही चीज़ आ गई कि आपको क्लोरोबेंजीन मिल गया। दिस इज़ योर क्लोरोबेंजीन। तो ये है आपकी मैकेनिज्म आपके सामने, मुझे लगता है समझ में आई होगी। तो सबसे पहले स्टेप में आप देख रहे हो कि सबसे पहले स्टेप में आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, यानी कि व्हाट इज द रोल ऑफ FeCl3। FeCl3 का कुछ लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिल जनरेट करने का रोल हो सकता है, FeCl3 की जगह AlCl3 भी ले सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि FeCl3 का जो रोल है वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कराने का भी हो सकता है। जैसे ही आपका क्लोरोनियम आयन बना यानी इलेक्ट्रोफिल जनरेट हुई, उसने बेंजीन रिंग पे अटैक किया और कार्बोकटायन फॉर्म कर दिया। आपको दिख ही रहा है कि कार्बोकटायन आपका यहाँ पे बना हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब ये आपने दिखाया कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये डीलोकलाइज हो गया तो ये स्टेबल हो गया। डीलोकलाइज होने के बाद आपका ये HCl हो गया, और ये भली भांति से क्लियर है कि वो वही FeCl4 Cl- देगा अपना और HCl निकल जाएगा और FeCl3 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जानने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये FeCl3 अब क्या करेगा, ये फिर से दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल को फिर से हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करा करके वहाँ पे इलेक्ट्रोफिल जनरेट करेगा। तो ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, खुद कंज्यूम नहीं हो रहा है पूरे थ्रू आउट केमिकल रिएक्शन में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। अगर कोई कहता है कि क्लोरीन एक्सेस में दे दिया जाए तो क्लोरीन एक्सेस में दे दिया जाएगा तो पहले क्लोरोबेंजीन बनेगा और फिर क्लोरीन से रिएक्ट करके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप बनेगा। कहने का मतलब अगर यही बेंजीन जो है, अगर यही क्लोरीन, अगर आपको ये आपका बेंजीन है और इस बेंजीन को आपने रिएक्ट करा दिया, क्लोरीनेशन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ वही AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में, वही 310 320 केल्विन के प्रेजेंस में, तो आप कहते हो कि ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे ये क्या है, ये एक्सेस है, यहाँ पे वर्ड एक्सेस लिखा हुआ है। तो आप कहोगे सर पहले यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बना होगा, बिल्कुल बना होगा, लेकिन क्लोरोबेंजीन बनने के बाद फिर क्लोरीन पड़ा हुआ है रिएक्ट होने के लिए, तो वहाँ पे ऑर्थो और इसके सम बन जाएंगे। क्लोरोबेंजीन था ही, लेकिन ये क्लोरीन ऑर्थो पे और जाकर के पैरा पे फर्दर अटैच हो जाएंगे। तो ये आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, 2 क्लोरीन है और पड़ोस में, तो ऑर्थो
डाई क्लोरोबेंजीन है, और ये आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। तो एक्सेस में क्या होता है ये क्लियर हुआ आपको, लेकिन उससे पहले मैकेनिज्म मैंने बताई कि व्हाट इज द रोल ऑफ FeCl3 यहाँ पर। अब अगर ये बात आती है कि अगर हम आइडोबेंजीन बनाना चाहें तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आइडोबेंजीन एक्चुअली अगर हम फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहें, पहले हम इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि आपका क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता है FeBr3 लेकर के। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ब्रोमो, जैसे आपने यहाँ पे क्लोरीनेशन कराया, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्लोरीनेशन कराया आपने, वहीं पे आपने ब्रोमिनेशन भी कराया था। लेकिन अगर कोई कहे कि फ्लोरीन से रिएक्ट कराइए, तो क्या होगा, जो फ्लोरीन होता है वो बहुत ही वॉयलेंट होता है और कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए फ्लोरोएरीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि अगर हम जो फ्लोरीन से इसका फ्लोरिनेशन कराना चाहें, तो फ्लोरीन इज इटसेल्फ वेरी वॉयलेंट एंड thus this reaction cannot be controlled, and hence we can say fluoroarenes cannot be prepared by direct fluorination of aromatic hydrocarbon. One mark question may be asked कि why फ्लोरोबेंजीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, तो इसका रीज़न ये है। अब आइडोएरीन्स भी नहीं बना सकते, लेकिन आइडोएरीन्स इतने वॉयलेंट तो होता नहीं है, फिर आयोडीन इतना वॉयलेंट तो होता नहीं है, फिर आइडोएरीन्स क्यों नहीं बनाया जा सकता डायरेक्ट आइडोनेशन से? इसके पीछे रीज़न ये है, क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई, यहाँ पे नोट हम लिख देते हैं कि आइडोएरीन्स लिख देते हैं, आइडोएरीन्स cannot be prepared by direct आइडोनेशन। वाई मैं बता रहा हूँ क्यों, बाय डायरेक्ट आइडोनेशन क्यों नहीं हो सकता ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप बेंजीन का आइडोनेशन कराने चले तो आपको आइडोबेंजीन मिलेगी, ठीक है, मिल गई आपको आइडोबेंजीन, और साथ में HI मिलेगा, जैसे HCl निकल रहा था वो HI मिलेगा, और ये जो HI है वो बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये इसको फर्दर रिड्यूस करके बैकवर्ड रिएक्शन करा देगा और आइडोबेंजीन को वापस बेंजीन में कन्वर्ट करा देगा। लेट मी क्लियर कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो आइडोबेंजीन जो बना है उसको रिड्यूस करके फर्दर फिर से बेंजीन में कन्वर्ट करा देगा। अब रास्ता क्या है? रास्ता ये कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है ये किसी तरह से कंज्यूम किया जा सके, कंज्यूम हो जाए साथ में, इसीलिए दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ in presence of आयोडिक एसिड। इसको आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में कराया जाता है। कैसे आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में कराया जाता है? और आयोडिक एसिड क्या होती है? आयोडिक एसिड होती है HiO3। यही रिएक्शन जैसे ही आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में कराया जाता है तो ये जो HI है ये आयोडिक एसिड से रिएक्ट कर ये जो HI बना वो आयोडिक एसिड जो प्रेजेंट है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और आयोडीन में। इस बैलेंस नहीं है, अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा, तो ये इसको कंज्यूम कर लेता है, यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इसको कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि जो आयोडिक एसिड है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके इस तरह से रिएक्शन बना लेता है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि डायरेक्ट आयोडाइनेशन से क्यों आइडोबेंजीन नहीं बनाया जा सकता या उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है। तो ये क्लियर है कि क्या कहानी हो सकती है। एक जो नेक्स्ट है, आपने अभी प्रिपेयर किया, अभी आपने हेलोएरीन प्रिपेयर किया, जरा प्रिपरेशन ऑफ एक यहाँ पर डिस्कस कर लें कि यहीं पर अगर आप क्लोरीनेशन कुछ ऐसा करा रहे हो, अगर मैं आप बात करूं कि टॉल्वीन का क्लोरीनेशन करा रहे हो अगर आप सिंपल, तो मैं आपको एक्चुअली मैं जो पढ़ाना जा रहा हूं वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल्स, मतलब कि किस तरह से आपका अगर
मैं आपको बात कर रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ, ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ एयर एल्किल्स। वो क्या कहता है? वो ये कहता है, जरा पहले इसको समझ लिया जाए। यहाँ पे जरा इसको समझ लिया जाए कि अगर आपकी टॉल्वीन है, अगर आपके पास टॉल्वीन है CH3 और आप रिएक्ट करा रहे हो CH3 को Cl2 से, क्लोरीनेशन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ वही FeCl3, टेम्परेचर ना लिखें तो यहाँ चल जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? तो आप क्या बनाएगा? आपको क्लोरीन जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मैं इस बात को पढ़ाऊंगा कि ये बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। आपको पता है कि CH3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है तो बेंजीन को एक्टिवेट करता है, और जो भी बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स देते हैं। यानी कि जब ये रिएक्ट करेगा तो ये जो रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 में Cl एक बार ऑर्थो में जुड़ जाएगा और एक बार यानी इन दोनों का मिक्सचर देगा, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड्स देगा। ये किस पे डिपेंड करता है कि जो पेरेंट एलिमेंट है उसमें ये आपका ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ये कैसा है, तो ये बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन को एक्टिवेट करता है ये। तो कई बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेटिंग, जैसे नाइट्रो लगा होता है तो बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, और बेंजीन को डीएक्टिवेट करता और यही क्लोरीन, यहाँ पे अगर NO2 लगा होता और क्लोरीनेशन करा रहे होते आप तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देता, केवल मेटा देता। लेकिन अगर बेंजीन को एक्टिवेट करने वाला ग्रुप दिया लगा हुआ है तो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर देगा। खैर, हम प्रिपरेशन ऑफ एराइल्किल्स कर रहे हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे नहीं रिएक्ट करता, यानी किसी भी तरीके से यहाँ का कोई रिएक्शन इस तरह से जो हाइड्रोकार्बन है उस पर कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर यही रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, CBSE के क्लास 12 के एग्जाम में आता है कि अगर ये आपका टॉल्वीन है और टॉल्वीन का आपने क्लोरीनेशन कराया, बिल्कुल ऐसे ही क्लोरीनेशन कराया, लेकिन ये क्लोरीनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में करा दिया। आपने ये जो क्लोरीनेशन कराया ये सनलाइट के प्रेजेंस में करा दिया, करीब 383 केल्विन के प्रेजेंस में। तो ये ऑर्थो पैरा ये सब चक्कर नहीं रहेगा यहाँ पे कि ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव देगा, ये रिएक्ट ही सीधे हाइड्रोकार्बन पे करेगा और तब तक रिएक्ट करता रहेगा, चेन रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ से सारे हाइड्रोजन हटा ना ले। तो पहले एक हाइड्रोजन हटाएगा तो बन जाएगा CH2Cl, और एक हाइड्रोजन हटाएगा, एक Cl यहाँ पे बची रहेगी तो आपका बन जाएगा HCl। अब फर्दर और रिएक्शन होता जाएगा, अगर Cl2 आपने एक्सेस में ली है तो फिर ये यहाँ से HCl निकलेगा और CHCl2 बनेगा, फिर और ज़्यादा एक्सेस में ली तो CCl3 बन जाएगा और HCl निकलेगा, तो ये चलता रहेगा। खैर, लेकिन ये बात समझने वाली बात है कि अगर सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो हाइड्रोकार्बन का H डिस्प्लेस होगा, और अगर ये FeCl3 वगैरह के प्रेजेंस में करेंगे तो ये बेंजीन रिंग को अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनता है, और न्यूक्लियोफाइल किसको खोजता है? न्यूक्लियोफाइल खोजता है जी, न्यूक्लियोफाइल खोजता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो वो तो बेंजीन में मिलेगा, यानी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ पर बनेगा। तो ये मेथड हो गया आपका दूसरा मेथड जो आपने जाना। तो पहला मेथड जो आपने पढ़ा था अभी कि कहाँ से हमको बेंजीन, कहाँ से हमें हेलोएरीन बनाना है, तो वो डायरेक्ट हेलोजनेशन से देखा। जो दूसरा मेथड है आपका वो है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, स्पेलिंग देखिए डाइजोनियम सॉल्ट की, डाइजोनियम सॉल्ट की स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, डाइजोनियम सॉल्ट। तो समझ में आना चाहिए पहले डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, DIAZONIUM, डाइजोनियम। ये डाइजोनियम होता क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कहा जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। वो क्या होता है जरा पहले देख लिया जाए। अगर बेंजीन के ऊपर इस तरह से N2Cl पॉजिटिव निगेटिव दिखे तो ये जो कम चीज़ दिखी आपको, इसी को कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ से बनाना है आपको, क्या बनाना है? यहाँ से बनाना है आपको हेलोएरीन्स। लेकिन उससे पहले ये बात जाननी ज़रूरी है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को बनाया कैसे जाता है। तो पहली बात बार बार पूछी जाएगी, मैं आपसे पूछूंगा कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने का तरीका ये है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को सबसे पहले
अगर आपको बनाना है तो आपको आइस कोल्ड सॉल्यूशन लेना है एनिलीन का। एनिलीन होती है अगर बेंजीन के ऊपर NH3 होता है, उसका आइस कोल्ड सॉल्यूशन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और उससे रिएक्ट कराना है आपको सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट होता है NaNO2 और HCl से। तो जब सोडियम नाइट्राइट और HCl रिएक्ट करते हैं, एक्चुअली कि सबसे पहले मैंने कहा कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बनेगा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl होता है, मुझे यहां से शुरू करना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ किसकी प्रिपरेशन ऑफ किसकी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में BDS लिख देता हूं इसको। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे की जा सकती है? कैन बी डन बाय रिएक्टिंग, बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बाय रिएक्टिंग एनिलीन। एनिलीन होता है जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो। बाय रिएक्टिंग एनिलीन विद NaNO2 and HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस कोल्ड सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले तो NaNO2 और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो समझिएगा क्या बनेगा। NaNO2 और HCl जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है, बनता है NaCl और HONO। ये जो HONO बना यानी HNO2 बनता है, HNO2 बनता है, इसी का रोल है। ये HONO और उसमें पड़ा हुआ खूब सारा HCl, ये एनिलीन से रिएक्ट कराते हैं। मैंने कहा कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर किया जा सकता है जब एनिलीन को इस NaNO2 और HCl से रिएक्ट किया जाए, लेकिन NaNO2 और HCl का मिक्सचर पहले से ही HONO दे चुका होता है। ये HONO और सॉल्यूशन में पड़ा हुआ HCl, ये HONO और सॉल्यूशन में पड़ा हुआ HCl इस एनिलीन से, एनिलीन आपका हो गया ये, इस एनिलीन से ये जो अभी अभी HONO बना है और सॉल्यूशन में पड़ा हुआ HCl रिएक्ट करता है और यही बना लेता है आपका N2Cl, यही बना लेता है आपका N2 + Cl माइनस। ठीक है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है, ये बात सही है, लेकिन यही जो आपका बना, ये बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब समझने वाली बात यह है कि इसी रिएक्शन को हम डाइजोटाइजेशन भी कहते हैं। तो इसी रिएक्शन को क्लोराइड, इसी रिएक्शन को जो आपने देखा अभी अभी, इसी को डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये बात समझिएगा कि डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को बनने की प्रोसेस को डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कहो सर इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत है क्या? अगर इसको समराइज करें तो कैसे लिखेंगे? समराइज करें तो सिंपल आप एनिलीन ले लीजिए, ये आपने एनिलीन ले ली, ठीक है, NH2 ले लिया और किससे रिएक्ट करा दिया? आपने रिएक्ट करा दिया NaNO2 और साथ में HCl। इसका मतलब ये है कि इसका जो मिक्सचर है वो आपको देगा HONO देगा, और अगर HONO देगा तो क्या बनेगा आपका, लेकिन यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिखना मत भूलिएगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। जैसे ही ये बनेगा वैसे ही बन जाएगा एक ही लाइन में, ये दो अलग अलग लाइनों में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बन जाएगा N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का प्रोसेस है, जानना ज़रूरी है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं थे, हम डाइजोटाइजेशन नहीं पढ़ रहे थे कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बन रहा है। हमारा काम तो कुछ और था। हमारा काम क्या था? हमारा काम ये था कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम किस तरह से हेलोएरीन्स बना सकते हैं। बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह एक ऐसा कंपाउंड है जहां से हम सिंथेसिस कर सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी एक ऐसा चौराहा है जहां से कई जगह की बसें मिलती हैं। तो उसी तरह से एक बस मिली कहां पे? हमें बनाना है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से, क्या हमको बनाना है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आपका हेलोएरीन। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है, उसी रिएक्शन को बाय नेम रिएक्शन भी आपको पता है कि दो क्वेश्चंस नेम रिएक्शन से आएंगे। तो जो सबसे पहला रिएक्शन है उस रिएक्शन को सैंड मेयर्स रिएक्शन कहा जाता है। तो क्लोरोबेंजीन, सबसे पहली बात यहाँ पे लिखिए कि क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन and bromobenzene can be prepared,
बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय सैंड मेयर्स रिएक्शन आप कह सकते हो। अब वो सैंड मेयर्स रिएक्शन क्या होता है, मैं तो ऐसे लिख दे रहा हूं, आपको वर्ड्स में लिखना है। तो मैंने लिखा बाय सैंड मेयर्स रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन। अब एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में यही सैंड मेयर रिएक्शन 2 नंबर में पूछा जाएगा, जो मैंने रेड पेन के नीचे बनाया। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है? सैंड मेयर रिएक्शन ऐसे लिखना है कि जब यू हैव टू राइट कि व्हेन benzene diazonium chloride, when benzene diazonium chloride, your benzene diazonium chloride is benzene के ऊपर लगा हो N2Cl, when benzene diazonium chloride is treated with, बहुत ध्यान से सुनिएगा, is treated with cuprous chloride और cuprous bromide dissolved in halogen acid, is treated with cuprous chloride that means CuCl in presence of HCl, CuCl in presence of HCl, या यही बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट है आपका, दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद CuBr कुपरस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr डिजॉल्व्ड इन HBr हैलोजन एसिड। जैसे इससे रिएक्ट होगा वो बन जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर आपकी लग जाएगी क्लोरोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस N2 और HCl इवॉल्व हो जाएगी। और अगर आपने CuBr को डिसॉल्व किया HBr के साथ और रिएक्ट कराया तो इसी बेंजीन के ऊपर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी और वही N2 और Cl निकलेगा तो वो हाइड्रोजन से HCl रिएक्ट हो जाएगी। ये कैसे हुआ? ये नाइट्रोजन निकल गया यहाँ से, ये वाला HCl निकल गया और ये क्लोरीन जाके जुड़ गया। ये केवल और केवल कैटलिस्ट का काम कर रहा है। उसी तरह से जब ये रिएक्ट करने गया तो ये केवल और केवल कैटलिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे HCl के साथ निकल गया, N2 निकल गया और Br जाकर के वहां ब्रोमोबेंजीन बना गया। इसी का तो आपने कहा कि क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सैंड-मेयर रिएक्शन, एंड सैंड-मेयर रिएक्शन इज व्हाट? व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद कुपरस क्लोराइड और कुपरस ब्रोमाइड डिसॉल्व्ड इन करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड। अगर कुपरस क्लोराइड लिया है तो HCl लेना है, कुपरस ब्रोमाइड लिया है तो HBr लेना है। तो उसके बाद आपका ये बन जाता है। इसी को सैंड मेयर रिएक्शन भी कहा जाता है। सैंड मेयर रिएक्शन आप जानोगे। अब द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन, कि अगर आपने कहा कि इफ इंस्टेड ऑफ कुपरस क्लोराइड और कुपरस ब्रोमाइड की जगह हम कॉपर का पाउडर ले लें, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ वो ले लें, तो वो सैंड मेयर रिएक्शन का ही मॉडिफाइड रूप है और इस रिएक्शन को गेटरमैन रिएक्शन कहा जाता है। तो मैंने कहा कि if instead of CuCl or CuBr copper powder is used, then it is modified form of किसका? सैंड मेयर रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है सैंड मेयर रिएक्शन। देन इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन एंड नोन एज गेटरमैन रिएक्शन, GATTER गेटर, GATT मैन, MANN है, ध्यान दीजिएगा, गेटरमैन रिएक्शन। अब जानिएगा कि गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग है, अभी आप आगे चल के एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और गेटरमैन रिएक्शन अलग है। ये कुछ नहीं है, ये यही कहता है केवल और केवल कि अगर आप बेंजीन के साथ इसी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, यानी ये जो आपका N2+Cl- है, इसका रिएक्शन कराइए Cu के प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर डिसॉल्व्ड इन HCl, तो क्या बनेगा? सीधे बनेगा बस वही क्लोरोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। बस यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। और वहां पे दूसरी जगह पे क्या होगा कि अगर इसी बेंजीन, यहीं पर इसी N2Cl, यही जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसका रिएक्शन कराइए आप किसके प्रेजेंस में? कॉपर पाउडर को डिसॉल्व करा दीजिए HBr में, तो आपकी बन जाएगी ब्रोमोबेंजीन, यानी इसी बेंजीन के ऊपर बन जाएगी ब्रोमोबेंजीन और आपका नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। हाँ, HCl भी होगा, HCl छूट रहा था,
HCl भी होगा। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है, बस कुपरस क्लोराइड और कुपरस ब्रोमाइड की जगह कॉपर का पाउडर ले लिया गया है। तो आपने जाना कि डाइजोनियम सॉल्ट से हम किस तरह से हम ये चीज़ें बना सकते हैं, यानी डाइजोनियम सॉल्ट से लेकिन केवल और केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बनेगी। आइडोबेंजीन अगर आपको बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बनेगा, लेकिन उसके लिए केवल और हीट करना पड़ेगा, किसी ये यूज नहीं करना पड़ेगा कॉपर पाउडर या कुपरस क्लोराइड कुपरस ब्रोमाइड। तो जानिएगा कि इस बात को जानिएगा कि आइडोबेंजीन्स जो हैं वो उसको बनाने का तरीका कैन बी प्रिपेयर्ड, वो उसको वार्म करना है केवल और केवल किसके साथ, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को। ये जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है N2Cl दिख ही रहा है आपको, N2+Cl-, इसको Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ केवल और केवल आप वार्म कर दीजिए, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आइडोबेंजीन। ये आपका आइडोबेंजीन हो गया, और वही N2 और आपकी HCl नहीं, आपकी KCl निकलेगा, KCl निकलेगा। तो आइडोबेंजीन के भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बनाया जा सकता है। बनाया तो फ्लोरोबेंजीन भी जा सकता है, लेकिन उसमें जाना नहीं है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सारी चीज़ें बन सकती है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। मैंने आपसे कहा था ये एक ऐसा चौराहा है जहाँ से कई जगह की बसें मिलती हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ओरल डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हेलोएरीन्स हैं ये जनरली कलरलेस लिक्विड होती हैं, कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में भी होता है। ये वाटर से हैवियर होता है, चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, लेकिन सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मैंने आपसे कहा कि ये वाटर से हैवियर होता है। अब बात आती है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कि इस तरीके से। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो पैरा आइसोमर है, जैसे जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होगी, पैरा डाइक्लोरो जहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन अपोजिट थी, उसका मेल्टिंग पॉइंट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज़्यादा होता है करस्पॉन्डिंग। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो सिमेट्रिकल होता है, तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनकी जो क्रिस्टलैटिस होती है वो इजीली पैकिंग उनकी आराम से हो गई होती है। तो सिमेट्रिक होने की वजह से उनकी पैकिंग क्रिस्टलैटिस जो होती है वो बड़ी आसानी से होती है, तो उनके बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट्स वाई देयर मेल्टिंग पॉइंट इज higher than their corresponding ortho and meta forms, isomers. Now what we have to discuss, we are supposed to discuss chemical properties of haloarenes. तो chemical properties of haloarenes की बात करने हम जा रहे हैं। chemical properties में कई चीज़ें पढ़नी है, जिसमें बेसिकली हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है, और बाकी तो फिर हम रिएक्शन विद मेटल्स भी पढ़ेंगे, फिर हम उसका रिडक्शन भी पढ़ेंगे और रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट की बात करते हैं कि क्लोरोबेंजीन रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। अगर क्लोरोबेंजीन है तो जल्दी जल्दी हम आपको बना के दिखाएं कि क्लोरोबेंजीन किस तरह से क्या कहानी दिखाएगा। तो पहली बात, केमिकल प्रॉपर्टी क्यों शो करता है ये, क्योंकि ये रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लोरोबेंजीन है जो वो रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, एक कार्बन का यहाँ हो गया, बाकी उसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये आपकी बेंजीन की रिंग पड़ी हुई है। अब आप ये देख ही रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन है तो इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है, तो होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो उस वक्त ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड थोड़ी ना हो जाएगा, पहले से ही 4, 1 2 3 4, ये वाला डबल बॉन्ड उठ करके बगल वाले कार्बन पे उठ जाएगा। तो आपके पास जो आया वो कुछ यूँ आया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ डबल बॉन्ड बना गए। इसको देना था 1 इलेक्ट्रॉन, ये दे गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको देना था 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में एक का रहता है, दूसरा वाला दूसरे का रहता है, ये दोनों दे गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। खैर, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड जिसमें एक
यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन था, एक इसका इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों के दोनों आ गए यहाँ पर, क्योंकि ये कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता, तो ये दोनों बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए नेगेटिव चार्ज के साथ। हमने यहाँ के साथ और यहाँ के साथ कोई छिड़खानी नहीं की। इसके साथ अगले स्टेप में क्या हो सकता है कि ये दोनों बॉन्ड यहाँ बगल वाले इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना चाहें, तो ये वाला कार्बन असहज महसूस करेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, 4 ऑलरेडी है, 5वां बनने जा रहा है, तो ये वाला कूद करके यहाँ आ जाएगा। तो हो क्या जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा कि ये बेंजीन जो है, ऊपर कोई छिड़खानी नहीं है, जैसे दिख रहा है वैसे लिख दीजिए, ये कहानी है। और यहाँ पर ये जब डबल बॉन्ड यहाँ बनाने गया तो ये कूद करके यहाँ पे आ गया, ये नेगेटिव, और यहाँ पे आपने कोई छिड़खानी नहीं की। इसी तरह से ये यहाँ पे जाएगा, इस कार्बन को दिक्कत होगी, ऑलरेडी 3 और एक हाइड्रोजन लटका हुआ है, 4 बॉन्ड है, 5वां बॉन्ड आएगा, परेशानी होगी, इसलिए यहाँ का एक बॉन्ड उठ के बगल वाले कार्बन पे चला जाएगा। जब ऐसा होगा तो ये और ये आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और ये क्लोरीन, ये और यहाँ पॉजिटिव है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये कूद के यहाँ गया तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया, ये कूद के यहाँ गया तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, क्या है मैं बताऊँगा। अब ये जो है ये बगल में आएगा, इस पे आएगा, तो ये वापस यहीं पे चला जाएगा। तो आपका ये 5वां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, यानी आपको दिख रहा है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये क्लोरोबेंजीन शो कर रहा है। इस तरह से 5, अब ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, उसको वापस इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो चार्ज जाता रहा। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो इससे क्या फ़ायदा, क्या क्या देखने को मिल रहा है? 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो ये देखने को मिल रहा है कि कार्बन और क्लोरीन में, इस हेलोएरीन में जो कार्बन और क्लोरीन यानी हेलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। और आपको पता है अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है, इसको तोड़ना टफ है। तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है, जो आपका CH3C, अगर आप CH3Cl लेते हो तो ये जो क्लोरीन कनेक्टेड था कार्बन से, तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, किसमें, हेलोएल्केन में। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। पहली बात तो ये समझिए इससे, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। दूसरी बात ये जाने कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने से ये बॉन्ड मजबूत हो गया, तो इसको तोड़ना इस वाले बॉन्ड से ज़्यादा टफ है। जो अभी आप हेलोएल्केन पढ़ के आए हो वहाँ पे ये बॉन्ड आराम से टूट जाता था, इसको तोड़ना थोड़ा सा टिपिकल है, यानी कि टेम्परेचर लगेगा, प्रेशर लगेगा, हर रिएक्शन में कोई ना कोई कैटलिस्ट लगेगा, तभी ये क्लोरीन यहाँ से टूट पाएगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोफिल आएगा, इलेक्ट्रोफिल मतलब निगेटिव को लव करने वाला आएगा, तो उसको या तो ये वाली जगह मिलेगी, ऑर्थो वाली जगह मिलेगी, देखिए क्लोरीन के पड़ोस में ये दोनों जगह मिलेगी, और या तो ये वाली जगह मिलेगी। यानी कि क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करने आएगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ है, या तो ऑर्थो पे है और या तो पैरा पे है, या तो ऑर्थो पे है या तो पैरा पे है, यानी ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देगा। इसको समझने की कोई बहुत एक और आसान तरीका है कि देखिए क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर की तरफ आ रहा है, और जब अंदर की तरफ आ रहा है यानी ये बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। और जैसे ही बेंजीन एक्टिवेटर होते हैं, जैसे मैंने कहा था CH3 लगा था टॉल्वीन में, तो टॉल्वीन में CH3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, यानी बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है, तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ये देंगे। तो 3 बातें आपने समझी कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच का, जो कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है, इस वजह से मजबूत होता है एज कंपेयर टू हेलोएल्केन्स। दूसरी, हेलोएल्केन्स में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये बात जानिएगा। तो इस वजह से आपको क्लियर है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरह से आपका रिएक्शन होगा। तो बढ़ते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो भी हम पढ़ेंगे उसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ से जो क्लोरोबेंजीन का जो हेलोजन ग्रुप होगा इसको हटाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी में वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा ए है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन है वो हमारा है, वो क्या है हमारा पहला रिएक्शन? वो पहला रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी वहां से Cl हट करके OH आ जाए। तो अलग अलग होगा, मैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप बात करेंगे,
अगर आपका Cl हट के OH आ जाएगा तो फिनॉल बन जाएगा। उसी के बाद आप अमीनो ग्रुप हो जाएगा। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो हमारा जो पहला है, पहला वो है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब ये कैसे होता है, आपको वर्ड्स में लिखना है। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको वर्ड्स में लिखना है। कैसे वर्ड्स में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है कि व्हेन क्लोरोबेंजीन, तब जाकर के ये वाला रिएक्शन लिखना है। अब मैं वर्ड्स में भी लिखने लगूंगा तो इट विल टेक कंज्यूम मोर टाइम। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद aqueous NaOH, aqueous alkali, aqueous NaOH at, this is very very important, you have to mug up this temperature, at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure. Once again I am repeating what you have to write over here. You have to write when chlorobenzene is treated with aqueous solution of sodium hydroxide at 623 Kelvin and 300 atmosphere, it first forms sodium phenoxide. What happens? Sodium phenoxide, actually this HCl will get off from this compound and you will get sodium phenoxide, that means ONA. First it forms sodium phenoxide. Later on, when this sodium phenoxide is acidified, यानी फिर से हम इसको HCl से रिएक्ट करते हैं, वो भी डाइल्यूट HCl से, तो यहाँ से NaCl निकल जाता है, ये Na और Cl निकल जाता है और यहाँ पे यू गेट फिनॉल। सो एक तरह से देखे मोटा मोटा तो इस Cl को इस OH ने रिप्लेस किया इस रिएक्शन से। आपने कहा HCl तो डालना पड़ा, HCl डालना पड़ा, उसी में HCl था डाइल्यूट, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ एसिडिफाई बाद में करना पड़ता है। तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना बीच में और यहाँ पे आपका फिनॉल बना। तो हाउ यू हैव टू राइट, जस्ट कंसंट्रेट योर माइंड कि व्हेन you can say chlorobenzene, when chlorobenzene is treated with aqueous sodium hydroxide at 623 Kelvin and 300 atmosphere, first it forms sodium phenoxide, and when this sodium phenoxide is further acidified, then we get phenol. So this is the method how you get phenol from chlorobenzene. Why this reaction is very very important, you know, हमारे पास named reaction आएंगे, साथ ही साथ हमारे पास कन्वर्जन्स आएंगे दो। तो कन्वर्जन करने के लिए आप देखिए क्लोरोबेंजीन से सीधे फिनॉल की फैमिली में पहुंच गए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू शुड नो दिस वन। द सेकेंड इज रिप्लेसमेंट बाय, जरा देखिएगा, रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। यहाँ पे एनिलीन बनता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फॉर्मेशन, ऊपर जैसे फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एनिलीन का। एनिलीन वही जो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट में आपने बनाया था, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो। इसमें कुछ नहीं करना है। व्हेन क्लोरोबेंजीन, जस्ट राइट, पहले आपको वर्ड्स में लिखना है नोट्स में। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद अमोनिया in presence of cuprous oxide, this one is cuprous oxide. There are two types of oxide. If CuO तो वो cupric oxide होगा, this is Cu2O, cuprous oxide at 475 Kelvin and 60 atmospheric pressure, you get none other than aniline. This is very very important. In this way you can form aniline from chlorobenzene. तो you will get aniline और ये आपका aniline बन गया। हाँ, बाई प्रोडक्ट में अनडाउटेडली आपका Cu2Cl2 भी बनेगा और H2 भी बनेगा। बार बार इस रिएक्शन को लिखिए और जानिए। जानने की जरूरत ये है, अगर कन्वर्जन में तो यहाँ तक भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ तक भी लिखेंगे तो चलेगा, बाई प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आप क्लोरोबेंजीन से पहले रिएक्शन में फिनॉल पे पहुंच गए। कैसे रिएक्ट किया है आपने रिएक्ट कराया कि एक्वस NaOH को 623 300 एटमॉस्फेरिक पे कराया। तो और यहीं पे अगर HCl भी लिख दें, तो डायरेक्ट ये वाला प्रोडक्ट लिख सकते हैं, फिनॉल बन गया। दूसरा, अगर आपने क्लोरोबेंजीन को एनिलीन से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कुपरस ऑक्साइड एट 475 एंड 660 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू विल डायरेक्टली गेट एनिलीन। One more very very important group is obtained by this kind of nucleophilic substitution reaction. The third one is substitution by cyano group. The third one is substitution cyano group.
अब अगर साइनो ग्रुप बन गया तो आप एक ग्रुप में नहीं पहुंच गए, एक फैमिली में नहीं पहुंच गए। आपको याद दिलाऊं मैं, मेरी पहले की वीडियो में मैंने क्लियर बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मान लीजिए आपने कोई भी हेलोएरीन लिया, से ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, you may take chlorobenzene as well. So when chlorobenzene, you have to write in words, when chlorobenzene is treated with CuCN, याद रखिएगा, when chlorobenzene is treated with cuprous cyanide, this is cuprous cyanide, when chlorobenzene is treated with cuprous cyanide or heated with cuprous cyanide in presence of pyridine at 475 Kelvin, you will get directly cyanobenzene. In organic chemistry, why this cyano is very important? You got cyanobenzene, इसके बाद ही तो कहानी खुलती है। cyanobenzene जैसे ही वर्ड मिलता है आपको, ये बाई प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद आपके रास्ते और खुल जाते हैं। कैसे खुल जाते हैं? अब अगर आपका साइनोबेंजीन साहब बन गया है तो याद करिए, जैसे हमारा RCN था वैसे ही साइनोबेंजीन अगर आपका बन गया तो आपके पास 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते आपके और खुल गए। क्या क्या खुल गए? अगर आपने इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई, अगर आपने इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। शैल आई राइट हियर पार्शियल हाइड्रोलिसिस? पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो क्या बनेगा, याद है कुछ? आई एम सॉरी, यहां Cl नहीं था, साइनाइड था। साइनो, दिस इज साइनोबेंजीन। तो अगर आपके पास ये साइनोबेंजीन है और उस साइनोबेंजीन को आपने कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्ट कराया तो आपकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस में एमाइड बनता है। यहाँ पे आपका बन जाएगा CONH2, और याद करिए मैंने इसको स्टेप अप रिएक्शन बताया था कि एक कार्बन भी बढ़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, बेंजीन से बना है इसलिए इसका नाम हो गया बेंजामाइड। अब अगर इसी को डाइल्यूट HCl से कराया जाए रिएक्ट तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, कहने की बात ही नहीं है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है? यस, ये जो साइनाइड ग्रुप है जो CONH2 में पार्शियल में कन्वर्ट हुआ था, वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में COOH बन गया, यानी आपका बन गया बेंजोइक एसिड। लीजिए साहब, बेंजोइक एसिड भी बन गई। और यहीं पे अगर आपने इसका रिडक्शन कर दिया, मैं कहता हूं रिडक्शन करने के बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, LiLH4 है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल है, बहुत सारे हैं। तो मैंने मान लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 ले लिया, तो यही जो साइनाइड है वो हाइड्रोजन पकड़ लेगा और बन जाएगा CH2NH2, यानी कि यहाँ पर एमीन बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, बेंजिल एमीन। यानी कहाँ पे थे आप? क्लोरोबेंजीन पे थे, क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन में कूद गए। और अगर कार्बन बढ़ाना है तो साइनोबेंजीन की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, कंप्लीट और रिडक्शन, तो आपको एमाइड मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, और आपको एमीन भी मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड आई थिंक यू विल गेट थ्रू। अब हमारा जो अगला रिएक्शन है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा खत्म हुआ। हम अभी तक पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका खत्म हुआ। आपका सबसे पहला A टाइप का केमिकल प्रॉपर्टी। अब B टाइप की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स कोई बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आप जानेंगे तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात यहाँ पे दोबारा आएगी। वहाँ पे एलिफैटिक कंपाउंड में बन रहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे एरोमेटिक में बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। जो पहला हमारा है वो है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो कैसे रिएक्शन विद मैग्नीशियम होगा? आपको याद है कि जब हेलो एल्केन बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा। हेलो एल्केन मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया था तो ड्राई ईथर से रिएक्ट कराया था, ये भी ड्राई ईथर में होगा। तो ये आपका, जैसे आपका हेलो एल्केन था वैसे ही आपका ब्रोमोबेंजीन हो गई। ब्रोमोबेंजीन को जब मैग्नीशियम से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम व्हाट? ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ सम ईथर तो वो बनता है, जैसे वहां पे RMgX बनता था ना, RX को Mg से रिएक्ट कराते थे तो RMgX बनता था, तो उसी तरह से ये R की तरफ रिएक्ट करेगा और आपका बन जाएगा MgX यानी MgBr, ये बन जाएगा MgBr। तो आपका काम बन गया। ये आपका फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहां लिख लीजिएगा फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आपने अभी देखा कि
आपका फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया, जिसको ग्रिग्नार्ड, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दिस इज ऑल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आई मस्ट राइट ओवर हियर। अब बात आती है कि अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो तो हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्ट करता था तो आपको वुड्स रिएक्शन देता था, याद करिए, आपको वुड्स रिएक्शन देता था। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी अलग है। तो अभी आप क्या करने जा रहे हो, रिएक्शन विद सोडियम करने जा रहे हो, रिएक्शन विद सोडियम। अब रिएक्शन विद सोडियम जब आप करते हो तो वुड्स रिएक्शन आपको याद है, वहाँ पे जितने कार्बन थे उसके जस्ट दुगने नंबर के कार्बन बन जाया करते थे, और मैंने आपसे कहा था सिमेट्रिकली बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली जब हम रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो मान लीजिए ये बेंजीन है, वो भी ईथर के प्रेजेंस में होता था, ये बेंजीन है आपको और ये क्लोरोबेंजीन है आपकी। क्लोरोबेंजीन को आपने सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, वहाँ भी 2 लेते थे, और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ अगर आपने हेलो एल्केन ले लिया, मान लीजिए आपने CH3Cl ले लिया, तो ये 2 NaCl तो निकलेगा यहाँ पर, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में NaCl तो निकलेगा, यहाँ से NaCl 2 NaCl निकलेगा, लेकिन आपका बन क्या जाएगा, आपका टॉल्वीन बन जाएगा, बन गया ना टॉल्वीन, ये बेंजीन और यहाँ पे CH3, ये टॉल्वीन बन गया। तो इस तरह के रिएक्शन को, ये वुड्स रिएक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में तो ये भी हेलो एल्केन, इधर भी CH3Cl होना चाहिए था, इधर भी CH3Cl होना चाहिए था, तब वो वुड्स रिएक्शन होता। लेकिन अगर एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है तो ये रिएक्शन जो होगा, ऐसे रिएक्शन को कहेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन, याद रहेगा, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होता है, ये क्लियर हुआ। इसी तरह से फिटिग रिएक्शन भी हो सकता है। कहोगे कैसे हो सकता है, अरे दोनों तरफ बेंजीन ले लो, दोनों तरफ एरोमेटिक कंपाउंड ले लो, कैसे ले लें, ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड ये हो गया क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल इसी तरह से Cl, और यहाँ पे आपने इसी तरह से दूसरा क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये दूसरा क्लोरोबेंजीन हो गया, यहाँ पे 2 NaCl निकल गया। कब, जब आपने ईथर के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराया तो 2 NaCl निकल गया और आपके पास बन गया डाईफिनाइल। कैसे डाईफिनाइल बन गया, एक बेंजीन रिंग ये और दूसरी बेंजीन रिंग आपके पास ये, और ये दोनों की दोनों जुड़ गई, ये दोनों की दोनों आपस में जुड़ गई, बीच वाला प्रोडक्ट निकल गया। और ये आपका ये बीच में इन सर्कल बनाना जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होता है वो बहुत ज़रूरी है हाइब्रिड में, यहाँ पे अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। तो बेंजीन को अगर केवल आपने हेक्सागन बना दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वो तो साइक्लोबेंजीन हो जाएगा। तो ये आपका जो कंपाउंड बना वो डाईफिनाइल बन गया। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। अब जो लास्ट इस टाइप के रिएक्शंस हैं उसमें, यानी कि रिएक्शन विद मेटल में, उसमें आप वो ये ख़त्म हुए, आपने देखा कि ये क्या रिएक्शन होता है। इसके बाद जो तीसरा टाइप का रिएक्शन है वो है रिडक्शन। रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन किया जाए तो बनेगा क्या और किसके प्रेजेंस में बनेगा। तो यहां पर ये किसी के भी साथ में हो सकता है, हेलो एरीन्स क्लोरोबेंजीन रिडक्शन LiLH4 के साथ हो सकता है, और कोई एल्कली चाहिए, एल्कली मतलब NaOH चाहिए यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। यानी कि जब कभी भी, मैं फिर से यहाँ रिपीट कर दूं, हेलो एरीन है उसका आप रिडक्शन करने जा रहे हो तो आप नेसेंट हाइड्रोजन से करिए। नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ही रिएक्टिव होता है। आपसे बात हुई थी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसके साथ यहाँ पे NaOH लगना जरूरी है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। व्हेन हेलोएरीन्स आर रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4 इन एल्कली मीडियम एंड नेसेंट हाइड्रोजन, इट गेट रिड्यूस टू बेंजीन डायरेक्टली, तो आपको डायरेक्टली बेंजीन मिल जाती है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में काम आने वाला, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब हमारा जो डी टाइप का रिएक्शन बचा वो बचा रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डी टाइप का। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से काम करता है, कैसे, हम ऑलरेडी एक बार इसका कुछ टाइप 11th में पढ़ चुके हैं। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम बात करेंगे। इसमें बेंजीन, ये जो क्लोरोबेंजीन है हमारी, यानी हेलोएरीन है, इसका हेलोजेनेशन कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे, सल्फोनेशन कराएंगे और एल्काइलेशन एसाइलेशन कराएंगे। एल्काइलेशन एसाइलेशन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जाना जाता है, याद करिए। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी कराया जाता है तो वहां पे ये चार ही चीजें, मतलब कि अभी आप क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे हो यानी हेलोएरीन पढ़ रहे हो और हेलोएरीन का रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो ये जो चीज पढ़ोगे, जो रिंग सब्स्टिट्यूशन के टाइप पढ़ोगे, वही आप फिनॉल में भी पढ़ोगे, वही आप बेंजल्डिहाइड में भी पढ़ोगे, वही आप एनिलीन में पढ़ोगे। यानी कि क्या क्या
पढ़ना है इसमें? इसमें हमको पढ़ना है हेलोजिनेशन। जैसे ही आए वैसे ये चार चीज़ें पढ़नी है। हेलोजिनेशन पढ़ना है, नाइट्रेशन पढ़ना है साहब, नाइट्रेशन के बाद हमको नाइट्रेशन पढ़ना है, नाइट्रेशन के बाद हमको सल्फोनेशन पढ़ना है, सल्फोनेशन पढ़ने के बाद जैसे सल्फोनेशन कवर हो हमको एल्काइलेशन और एसाइलेशन, एल्काइलेशन मतलब एल्किल का जुड़ना, एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप का जुड़ना बताया जाएगा आपको। ये इतने रिएक्शन पढ़ने हैं। ये जो एल्काइलेशन एसाइलेशन होता है इसी को फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो मैं फिर से बता दूं भाई साहब कि आपको जैसे ही रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो वैसे ही हेलोजिनेशन पढ़ना है, नाइट्रेशन पढ़ना है, सल्फोनेशन पढ़ना है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन पढ़ना है। क्या होते हैं ये, आइए बारी बारी से जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मिनट में इनको ख़त्म कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन किसका हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं, क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेलोएरीन पढ़ रहे हैं। तो हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ग्रुप का जुड़ना। याद रखिएगा कि हेलोजिनेशन जब कभी भी होगा, मैं फिर से बता दूं, आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो इसलिए आपने क्लोरोबेंजीन ली है, हेलोजिनेशन कराने जा रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा व्हेन हेलोएरीन्स आर क्लोरीनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ, मैंने फिर से बताया था यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 लोगे तो क्या बनेगा, आपने कहा था ये बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये हमेशा सारे रिएक्शन ऐसे ही होंगे। यानी कि इस चैप्टर में रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही बनवाएगा क्योंकि क्लोरोबेंजीन होगा। और क्लोरोबेंजीन के आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको वो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव ग्रुप ही देता है। क्यों देता है उसका रीजन मैंने बताया था। खैर तो आपको एक बार ये क्लोरीन यहां लगी थी, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगी और एक बार ये क्लोरीन पैरा पोजीशन पे लग जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम 1 और 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कॉमन नेम में चलेगा। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कॉमन नेम में चलेगा। तो मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हेलोजिनेशन, यानी जब कभी भी हेलोजिनेशन होगा तो इन दोनों की दोस्ती रहेगी, तुम दोनों एक साथ ही रिएक्ट करोगे, चाहे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे यहाँ पे फिनॉल हो, चाहे यहाँ एनिलीन हो। हेलोजिनेशन होगा तो आप दोनों साथ साथ ही रिएक्ट करोगे। हाँ, यहाँ ऑर्थो पैरा निकलेंगे कि मेटा निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि ये कौन है, ये इसको ऑर्थो पैरा पे भेजने वाला है। जब भी ऑर्थो बनेगा तो पैरा उसका दोस्त बनेगा, ऑर्थो पैरा एक साथ बनेंगे, मेटा बनाने वाला होगा तो मेटा अलग बनेगा। तो ये कहां भेजने वाला है, ये मेटा प्रोडक्ट बनाने वाला है या ये ऑर्थो पैरा बनाने वाला है, वो आप जानिए, वो आपको बता दिया गया है। दूसरा जो है आपका नाइट्रेशन है। जब कभी भी नाइट्रेशन की बात हो तो आपको कहना है उस कंपाउंड जो आप पढ़ रहे हो। तो यहां पे तो पढ़ रहे हो आप क्या, यहां पे आप पढ़ रहे हो क्लोरोबेंजीन। व्हेन क्लोरोबेंजीन is treated with concentrated HNO3, this is concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4। ये concentrated H2SO4 का काम पानी निकालना होता है। when chlorobenzene is treated with concentrated HNO3 and react with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4, हीट भी कर दीजिए पानी निकालने में तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, बनेगा क्या जरा देखिए। सर जी क्लोरीन तो था ही ऊपर, सर क्लोरीन तो था ही, जुड़ता क्या है, हमेशा नाइट्रेशन में NO2 जुड़ता है। तो एक बार ऑर्थो पे NO2 जुड़ेगा और एक बार साहब पैरा पे, यानी इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा आपको, ऑर्थो और पैरा पे। यानी नाइट्रेशन होगा तो क्या समझने वाली बात है, ऑर्थो और पैरा पे NO2 जुड़ जाएगा, साथ ही इन दोनों की जोड़ी एक साथ ही रिएक्ट करेगी। जब भी नाइट्रेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसका काम ही होता है वाटर मॉलिक्यूल निकालने का। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल देखो कैसे निकलेगा तो ऑलरेडी आपको 11th क्लास में पढ़ाया जा चुका है। अब बात आती है सल्फोनेशन की, जो तीसरा रिएक्शन है आपका रिंग में, जो आपका जिसको आप रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हो, वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में केवल और केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 ही रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, वही क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन ले लीजिए,
जब क्लोरोबेंजीन को, ये आपकी क्लोरोबेंजीन जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है तो ये पानी की निकालने का भी काम करती है और जुड़वाती भी है। जैसे वहां पे नाइट्रेशन में जुड़ता कौन है, NO2 जुड़ता है, यहां पे कौन जुड़ता है, SO3H, याद कर लीजिए। तो SO3H कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा मेटा, कहां, ये क्लोरीन लगा हुआ है तो ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा। मैंने कहा था बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो Cl यहां, एक बार यहां पे SO3H यहां जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पे SO3H जुड़ जाएगा यहां पे, और यहां पे SO3H जुड़ जाएगा। इसका नाम जो होगा आप ये जानिए 2, यहां से ये इसको प्राइमरी देंगे तो ये पहला इसका नंबर आएगा 1 2, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा यहां से 1 2 3 4। जैसे यहां 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और पैरा क्लोरो, पैरा मतलब अपोजिट साइड में है। तो ये आपका सल्फोनेशन हो गया। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप फ्रीडल एंड क्राफ्ट के नाम से जानते हो। तो फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन आपको यहां भी मिला, यानी हेलो एरीन में भी मिला, आपको ये फिनॉल में भी मिलेगा, आपको ये एनिलीन में भी मिलेगा। तो ये कहता क्या है, फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन कहता है कि एल्काइलेशन यानी एल्किल ग्रुप को जुड़वाओ और एसाइलेशन यानी एसाइल ग्रुप को जुड़वाओ। तो पहले इन दोनों की जुगलबंदी, दोनों के जोड़ी को, एल्काइलेशन और एसाइलेशन को मिला करके फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन कहा जाता है। तो फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन कराने के लिए जब हम एल्काइलेशन कराते हैं, जो ग्रुप हम पढ़ रहे हों, हम पढ़ रहे हैं इस समय क्लोरोबेंजीन, तो एल्काइलेशन कराने के लिए क्या करते हैं, एल्काइलेशन कराने के लिए आप याद रखिएगा कि हमेशा CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की जोड़ी काम आती है। एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 का भी काम वही होता है। 11th क्लास में हमें मैकेनिज्म था कि CH3Cl में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की जगह हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कराता है और इलेक्ट्रोफिल जनरेट कराता है। तो मैं फिर से बता दूं कि जैसे कि आपने कहा नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की जोड़ी होती है और जुड़ता NO2 है। सल्फोनेशन में केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 होती है और जुड़ता SO3H है। वैसे एल्काइलेशन में CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की जोड़ी होती है और जुड़ता CH3 है। कहां पर, अरे वो तो डिसाइड करेगा कि यहां पर क्या है। यहां पे क्लोरीन है तो ऑर्थो पे जुड़ेगा CH3 एक बार, और एक बार पैरा पे जुड़ेगा CH3। इसका नाम क्या होगा, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसका नाम है 2 क्लोरोटोल्वीन 1 2 क्लोरोटोल्वीन, और इसका नाम है 4 क्लोरोटोल्वीन 1 2 3 4 क्लोरोटोल्वीन। ये बात हो चुकी है। ये एल्काइलेशन हो गया। तो एल्काइलेशन में किसकी जोड़ी चलेगी, इन दोनों की जोड़ी चलेगी। बी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एसाइलेशन। एसाइलेशन में, एल्काइलेशन में कौन जुड़ता है, एल्काइलेशन में CH3 ग्रुप जुड़ता है। सल्फोनेशन में कौन जुड़ता है, SO3H ग्रुप जुड़ता है। एसाइलेशन में कौन जुड़ता है, COCH3, याद कर लीजिएगा, इसी को एसाइल ग्रुप कहते हैं। COCH3 को एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये कैसे जुड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एल्काइलेशन होता है। ये आपका क्लोरोबेंजीन था, आप इसको CH3COCl से रिएक्ट कराते हो। जहां भी एसाइलेशन होगा वहां CH3COCl से रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। कोई बच्चा पूछना चाहे सर इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे। तो आज जैसे ही होता है तो इसमें जुड़ता कौन है, COCH3। ये COCH3 जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो HCl निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3 जाके जुड़ा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो ये Cl भी तो बनेगा, यहाँ पे HCl भी बनेगा। यहाँ पे HCl बनेगा, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। यह ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसी तरह से इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल निकालने का भी काम करता है कंसंट्रेटेड H2SO4। खैर हम इस पे आ जाएं। जैसे ही यहाँ पे तो ये जुड़ेगा कौन, CH3CO यानी COCH3 जुड़ेगा। तो एक बार ये जो क्लोरीन पे ये COCH3 आ जाएगा और एक बार पैरा पे COCH3 आ जाएगा, यहाँ Cl। ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर ये क्लोरीन नहीं होता और बेंजीन के ऊपर COCH3 होता तो इसका नाम होता एसिटोफिनोन।
क्या होता साहब? एसिटोफिनोन। याद कर लीजिएगा, बार बार काम आएगा कन्वर्जन में कि बेंजीन के ऊपर अगर COCH3 होता तो एसिटोफिनोन होता, लेकिन यहाँ 1 और 2, इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 4-क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये आपका टॉपिक हुआ। अब आपका जो सिलेबस है इसका आप जो पढ़ रहे थे हेलोएल्कीन और हेलोएरीन, ये यहाँ ख़त्म हुआ। कुछ एक्सरसाइजेज हम करेंगे, कन्वर्जन्स करेंगे, कैसे करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।